गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम एसएससी जेई, एसएससी एंड स्टेट जेई के सभी सब्जेक्ट्स आपको हम शुरू कर रहे हैं। अभी जो ये सेशन में ये जो है सिर्फ अभी एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एक दो दिन में आपकी और भी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। सर आ जाएंगे एक दो दिन में, तो उनकी स्ट्रक्चरल की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अभी हम सब्जेक्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम एसएससी जेई की जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करने जा रहे हैं हम। ठीक है, ये सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ये हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एक पार्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फर्स्ट और दूसरा पार्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सेकंड में पढ़ेंगे। तो पहले तो इस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे समझ लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और इस सब्जेक्ट को डिप्लोमा में किस नाम से हम लोग पढ़ते थे, ये भी बहुत जरूरी है जानना, जिससे कि आप लोग इस सब्जेक्ट को डिप्लोमा से कोरिलेट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए यदि हम लोग देखें तो ये जो ई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर फुल फॉर्म इसका है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। क्या है? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग। ठीक, ये सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर पूरा अभी कंप्लीट पढ़ेंगे विद इन 1 मंथ। कोशिश हमारी पूरी होगी जल्दी से जल्दी इसको खत्म करके। इस सब्जेक्ट के बाद हम शुरू करेंगे आपका एसएमएफई यानी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, पढ़ाने का जो तरीका होगा वो पूरा का पूरा हम लिखकर ही पढ़ाएंगे। तो सभी लोग एक कॉपी ले लीजिए, अच्छी खासी बढ़िया से बना लीजिए कॉपी, और उसमें हम पॉइंट वाइज, अगर थ्योरी है तो भी पॉइंट वाइज, न्यूमेरिकल है, फार्मूले हैं, वो सब समझाते हुए, चित्र बनवाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप भी साथ ही साथ हमारे लिखते चलेंगे और बनाते चलेंगे सीक्वेंस पूरा। अभी अगर नोट्स नहीं है तो नोट्स ले लीजिए, उसके बाद आप पूरा साथ साथ हम जैसे लिखते चलेंगे, समझाते चलेंगे, वैसे आप नोट्स बनाते चलिए। इससे क्या होगा, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और रिवीजन भी आप जब करना होगा तो रिवीजन करने के लिए आपके पास नोट्स उपलब्ध रहेगा। जो भी चीजें लिखेंगे आप सीक्वेंस वाइज पूरा लिखते चलिएगा। कलर वाइज पेन ले लीजिए आप। कलर में पेन में मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि एक ही बस कलर की पेन यूज करिए, ऐसा मत करिएगा। पेन में आप लोग एक रेड पेन लीजिएगा, जरूर रेड पेन लीजिएगा, और एक ब्लू पेन लीजिएगा, और एक ब्लैक पेन लीजिएगा, और अगर जरूरत होगा तो एक ग्रीन पेन भी यूज करिएगा। जेई का जो नोट्स होता है ना वो एकदम इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब है कि आपकी जो माइंड है ना वो हमेशा कलरफुल चीजों को समझती है। इसीलिए हमेशा क्या करिए कि कलर पेन से ही आप अपना नोट्स बनाएंगे, तो जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको ऊब-आऊं नहीं महसूस होगा। मेरा ये अनुभव है कि ऊब जो लगता है ना वो सिर्फ एक ही कलर से, पहले आप ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखते थे तो उतना इंटरेस्ट नहीं बनता था, बट अब क्या है कि कलर्ड मूवी देखते तो ज्यादा इंटरेस्ट आता, क्योंकि वहां पर कलर्ड चीजें दिखती हैं। तो इसी तरह से आपका नोट्स भी कलरफुल होना चाहिए, और जो भी चीजें लिख रहे हैं एकदम स्मार्ट वे में आपको पढ़ाई करना है। स्मार्ट वे का मतलब यही है कि आपको सब पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और चीजों को समझते हुए चलना है। ठीक है, तो आप रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन पेन यूज करना है। ब्लू से आपको टोटल थ्योरी लगभग चीजें लिखनी है, और रेड पेन से आपको सिर्फ हेडिंग पॉइंट वाइज आपको लिखना है। चित्र वगैरह जो बनाना है उसमें आप सभी पेन का यूज कर सकते हैं, या फिर ब्लैक या ग्रीन पेन का यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपका नोट्स तैयार होना चाहिए साथ ही साथ। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होगा वो नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा नोट्स खरीद लीजिएगा, उसमें बनाइएगा, और कोशिश करिएगा कि प्लेन कॉपी खरीदना है, लाइनिंग वाली कॉपी आप लोग मत बनाइएगा। ठीक है, अभी तक आपको नोट्स के लिए हम नहीं कभी कहते थे, बट इस जेई में कहेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है नोट्स के लिए। तो शुरुआत करने चल रहे हैं, उसी के साथ आप लोग अगर नोट्स नहीं होगा तो बाद में लेके बना लीजिएगा। लेकिन हाँ, नोट्स कलरफुल होने से क्या होता है, जब भी आप नोट्स का रिवीजन करेंगे तो आपको ऊब नहीं लगेगा, यानी कि ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है पढ़ने में। ठीक है, तो नोट्स प्रॉपर वे में बना लीजिए, अभी आपके पास समय है। और जो ये पढ़ा रहे हैं हम एसएससी जेई 2023 के लिए ना कि, बल्कि हम लोग 2024 के लिए पढ़ रहे हैं। तो अभी 1 साल से ज्यादा समय है, तो हम लोग अभी नोट्स बना ले, अच्छे से पढ़ ले, चीजें समझ लें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस भी आपकी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इसका नाम है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ये जो है इसके अंतर्गत हम लोग यहां पर 2 पार्ट करके पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट इसमें पढ़ेंगे हम लोग, जो पहला पार्ट पढ़ेंगे यहां पर देखिएगा जरा, ये जो पहला पार्ट इसमें पढ़ने वाले हैं ये हम लोग जो है
इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फर्स्ट और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सेकंड के नाम से पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फर्स्ट और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका जो अगर हम लोग देखें कि डिप्लोमा में क्या नाम था इस सब्जेक्ट का, डिप्लोमा में इस सब्जेक्ट को हम लोग जो है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से डिप्लोमा में जानते हैं? वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के नाम से डिप्लोमा में हम लोग इसको पढ़े हैं। लेकिन डिप्लोमा में हम लोग ना पूरा टोटल थ्योरी ही पढ़ते हैं। इसमें हम लोग टोटल थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कि जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें होंगी वो हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और जितने न्यूमेरिकल हैं उन सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग कहीं कहीं पर डिप्लोमा में बोलते हैं और किसी किसी जगहों पर इसको पीएचई यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के भी नाम से इसको जाना जाता है। पीएचई यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के भी नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। तो ये अदर जगहों पर, अदर पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जैसे अदर स्टेट में, यूपी में या उत्तराखंड बिहार में इसको वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग यहां पर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से पढ़ेंगे। बीटेक में भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है और इसमें ईई फर्स्ट और ईई सेकंड यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हम लोग इसमें यदि देखें तो इसमें पार्ट फर्स्ट में हम लोग सिर्फ कौन सी चीजें पढ़ेंगे? वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि जैसे हम किसी, भाई अब आप इंजीनियर बन जाएंगे तो जेई रहेंगे ना, तो किसी शहर में या किसी शहर के किसी छोटे से कस्बे में पानी सप्लाई करना है, तो आपको जो जल सप्लाई करना है उसके लिए आप क्या क्या व्यवस्थाएं करेंगे, क्या चीजें उसमें आप लोग चेकिंग करेंगे, वो सारी चीजें हम या क्या डिजाइनिंग करेंगे, वो सब कुछ हम लोग वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंतर्गत करेंगे, जो हम पानी सप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद उसका पानी यूज करते हैं लोग, पानी यूज करने के बाद डिस्चार्ज करेंगे, तो उसको फिर क्या किया जाता है? डिस्पोज किया जाता है। तब हम लोग यहाँ पर जो पानी होता है उसको वेस्टेज के रूप में यानी कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। हम दोनों का वेटेज रखेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके चलेंगे, जिससे आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो पहले हम लोग वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। जैसे वाटर सप्लाई खत्म हो जाएगा वैसे वाटर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग शुरू करके इसको भी एंड कर देंगे, ठीक है। इसको भी फिर इसे एंड कर देंगे। क्लियर? हाँ, क्लास के बाद हैंड रिटन पीडीएफ तो मिल जाएगा। ये पीडीएफ जो पढ़ा रहे स्लाइड ये तो अपलोड ही होगा, और हम ये कहेंगे कि आप लोग खुद से नोट्स बनाइए। ज्यादा हैंड रिटन पीडीएफ प्रिंट कराने के चक्कर में मत रहिए। जो चीजें आप अपने हाथ से लिखेंगे ना वो हमेशा याद रहेगा। आई बात समझ में? और प्रिंट करा के रख लेना तो वही बात हुई कि रेडीमेड खाना खरीदना और फिर रखना, वो चीजें जानते ही कैसे पड़ा रहेगा। तो रेडीमेड वाला काम मत करिए, प्रिंट लिखिए अच्छे से, अच्छे चीजों को समझिए। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो इसका सिलेबस है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस सिलेबस में हम लोग जो है कुछ टॉपिक है, कुछ चैप्टर्स हैं, उनको यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे हमारा जो पहला इसमें चैप्टर है वो पहला कौन सा है? सोर्सेस ऑफ वाटर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सोर्सेस ऑफ वाटर पढ़ेंगे इसमें। और दूसरा इसमें जो चैप्टर है वो आपका पढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ, जो है क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर या फिर इसको वाटर डिमांड के भी नाम से, यहां पर डिमांड ऑफ वाटर के भी नाम से इस चैप्टर को जाना जाता है। डिमांड ऑफ वाटर के भी नाम से इस चैप्टर को हम लोग यहां पर जानते हैं। तीसरा चैप्टर जो यहां पर है ये है आपका क्वालिटी ऑफ वाटर। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर हमारा जो है चौथा टॉपिक में पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ट्रीटमेंट यानी कि उपचार करेंगे जो वाटर सप्लाई पानी है। ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर लिखिए, रॉ वाटर है। और उसके बाद यहां पर पांचवा जो चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं वो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ेंगे। जो रॉ वाटर है, रॉ वाटर को देखिए, अब क्या है, जो हमारा पानी है ना, जो पानी किसी सोर्स से जब हम लेंगे तो उसको यहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर में पढ़ेंगे। उसके बाद उसका मात्रा देखेंगे कि क्या डिमांड है मार्केट में या फिर जो है किसी जनसंख्या के लिए, उसको भी कैलकुलेट करेंगे।
क्वालिटी देखेंगे कि जो हमारा जल है उसकी क्वालिटी क्या है, अगर खराब है तो उसको फिर ट्रीटमेंट वाले चैप्टर में ट्रीटमेंट करेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर टोटल 5 चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फर्स्ट में। दूसरा जो यहां पर है खंड, इसमें वाले में भी आपको यहीं पर बता देते हैं ताकि बाद में आपको अलग से बताने की जरूरत ना पड़े। इसमें वाले में सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ेंगे सीवेज सिस्टम एंड सीवर। ठीक है, पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीवेज सिस्टम एंड सीवर, सीवेज सिस्टम एंड सीवर, इसमें पहला जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे सीवर। दूसरा जो यहां पर है आपका चैप्टर वो है सीवेज कैरेक्टरिस्टिक। क्या पढ़ेंगे? सीवेज कैरेक्टरिस्टिक या फिर वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए, वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक, ये भी चैप्टर इसी में कवर होगा। ठीक है, अब आप लोग जो लोग पढ़े हैं फिफ्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है वो अच्छी तरह से जान भी रहे हैं। उसके बाद इसमें तीसरा जो हमारा जो है चैप्टर है वो कौन सा है? ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज या फिर वेस्ट वाटर। ठीक है, उसके बाद चौथा चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। थोड़ा सा डिप्लोमा से सिलेबस इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहां पर पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन, फिर नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, देन फिर उसको नोट्स जरूर बनाइएगा, नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, इस तरह से तो टोटल यहां पर जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो 11 चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में। ओके, तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ताकि हम लोग जब भी पढ़े ना तो इन्हीं टॉपिकों को इन्हीं के बारे में पूरा कवर करेंगे। और जैसे यहां पर 1-2 चैप्टर खत्म होंगे, 2-3 दिन बाद से हम लोग एमसीक्यू इनका करना शुरू कर देंगे। जो भी एमसीक्यू करवाए जाएंगे वो प्रीवियस ईयर्स बेस्ड होंगे, यानी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर आधारित सारे क्वेश्चंस को हम करवाएंगे। तो आपको पता भी चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या जो पढ़ाया जा रहा है उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी कवर किए जाएंगे अच्छे से। तो इसको नोट कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर डिटेल्स में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यहाँ पर वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर में ई फर्स्ट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फर्स्ट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सेकंड हो गया। साथ ही साथ नोट्स करते रहिए, साथ ही साथ नोट करते रहिए। ठीक है, हाँ चलिए एक क्वेश्चन आपका बनता है यहां पर इसी में। आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो हेडिंग डालिए यहां पर चैप्टर नंबर फर्स्ट सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, पानी के या जल के स्रोत, जल के स्रोत। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर, जल के स्रोत। इसमें सबसे पहला वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका पहला जो टॉपिक है हम लोग ये देखेंगे कि पृथ्वी पर कितना पानी है, जो पृथ्वी है उस पर कितना पानी है। तो हेडिंग डालिए पृथ्वी पर जल का अनुमानित आयतन, पृथ्वी पर जल का अनुमानित आयतन। ये पूछता है इससे, एक बार क्वेश्चन इससे जेईई में पूछ लिया था कि कितना है। ठीक है, टोटल अनुमानित कुल आयतन लिखिए, कुल आयतन, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ कितना है, तो लिखिए कि पृथ्वी पर देखिए एग्जैक्ट तो इसको कोई नहीं बता सकता, बस अनुमान लगाया जा सकता है। एग्जैक्ट नहीं कोई बता सकता, बट अनुमान लगाया जा सकता है। तो पृथ्वी पर जल का
जल का अनुमानित कुल आयतन, अनुमानित कुल आयतन लगभग 1455 गुणे 10⁶, 1455 गुणे 10⁶ किलोमीटर पर क्यूब है। कितना है ये नोटेड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, रट डालिए कि 1455 गुणे 10⁶, ठीक है, यानी कि 1455 के बाद 60 लगा हुआ है, किलोमीटर क्यूब में। आयतन है ना, मीटर तो छोड़ दीजिए, मीटर क्यूब छोड़ दीजिए, उससे भी ज्यादा कहीं, यानी कि किलोमीटर क्यूब में, ठीक है। तो 1455 ये माइनस में नहीं है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1455 गुणे 10⁶ किलोमीटर क्यूब में हमारे पृथ्वी पर पानी क्या है, विद्यमान है लगभग। और ये जो पानी है ये सभी जगहों को मिलाकर है, यानी कि जैसे ग्राउंड के अंदर वो भी है, इसमें समुद्र का भी है, झरनों का भी है, नदियों का भी है, ठीक है, हर जगह का पानी सब मिला के ये पानी की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जेईई में क्वेश्चन पूछता है ऐसा क्वेश्चन, इसीलिए आपको इसमें बता रहे हैं कि पानी कुल टोटल कितना है। अब इसमें अगर परसेंटेज की बात करें कि कहां कहां पर हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना कितना पानी किस किस जगह पर है परसेंटेज के रूप में, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पानी यदि है पृथ्वी पर तो वो समुद्र या सागरों में है। तो लिखिए यहां पर सागरों या फिर सागरों में, या फिर सी भी कर सकते हैं, सी वाटर। कितना है भाई, सी वाटर लगभग आपका 94% है। कितना है, 94% किसका, इसका, यानी कि 1455 गुणे 10⁶ किलोमीटर क्यूब में जो है इसका 94% वाटर जो है सागर में उपस्थित है, ठीक है। दूसरा वाला जो है आपका यहां पर ये है भौम जल। भौम जल में क्या होता है, मान लीजिए आपका अंडरग्राउंड वाटर, जो भूमि के नीचे जो आप लोग क्या करते हैं, सबमर्सिबल लगा के पानी को निकाल लेते हैं पीने के लिए, ठीक है। तो ये आपका है, ज्यादा नहीं है, ये 1.65% है, यानी कि इतना ही है बस, टोटल का 1.65%। इसीलिए कहा जाता है ना कि पानी आप लोग सेव करिए, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा तो फिर पिएंगे क्या आप। तीसरा है आपका यहां पर हिमनद। हिमनद दक्षिणी ध्रुव पर आप लोग देखेंगे तो वहां पर बहुत बड़े बड़े जो है चट्टानों के रूप में बर्फ जमे हुए हैं। जब वो पिघलेंगे तो वो पानी का ही रूप धारण करेंगे, तो वो भी क्या है, एक तरह से पानी ही है। जब वो पिघलेंगे यानी ग्लेशियर के रूप में, ठीक है, तो ग्लेशियर के रूप में जब पिघलेंगे तो उसमें भी तो पानी निकलेगा। तो यहां पर एक मिनट ये गड़बड़ लिखवा दिए क्या, एक मिनट, ये वाला 1.65 होगा, ये वाला 4% होगा, सॉरी ये वाला 4% होगा, ये 1.65% होगा, ठीक है। भौम जल वाला 4% है और हिमनद यानी ग्लेशियर वाला 1.65% है। चौथा यहां पर लिखिएगा आप, चौथा लिखिए जो आपका रिवर है, तालाब है, इन सब जगहों पर, नदियों हुआ, नदियों में या फिर झीलों पर, नदियों या फिर झील हुआ, इन सबको मिलाकर रिवर या फिर लेक, रिवर लैक्स, ठीक है, इन सब जगहों को अगर मिला के देखें तो ये आपका 0.35% है। कितना है, 0.35%। अब अगर टोटल करते हैं तो कुल आपका लगभग ये टोटल 100% आ जाता है, टोटल 100% आता है। जेईई में जो क्वेश्चन पूछा था वो इसी से क्वेश्चन पूछा था, ये वाले से। तो भाई इससे भी तो कभी पूछ सकता है, ठीक है, इससे भी तो कभी पूछ सकता है। तो सागर में अगर सी वाटर बात करें 1455 गुणे 10⁶ किलोमीटर क्यूब का 94%, 4% आपका भौम जल है, अंडरग्राउंड वाटर जो पानी के नीचे है। हिमनद जो हमें दक्षिणी ध्रुव पर ज्यादा देखेंगे बर्फ जमा हुआ रहता है, वो सब आपका 1.65% है। नदियों झील है, रिवर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्स, 0.35% है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए अच्छे से इसको, फिर अगला टॉपिक पर चलते हैं। एक टॉपिक आपका इसमें कंप्लीट होता है, ओके। तो नोट्स साथ ही साथ हमारे बनाते चलिए, आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चाहिए, समझते चलिए। कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दीजिए या फिर चैट में जो है मैसेज छोड़ दीजिए, ठीक है, तब पर भी हम देख लेंगे आपको मैसेज। चलिए
नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक की बात करें इसमें, सोर्सेस ऑफ वाटर, जल के स्रोत, सोर्सेस ऑफ वाटर जल के स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, जो चीजें छूट जाया करेगी अगर बाय द वे, पर समझ तो लिए ही हैं, तो ये पीडीएफ जो ऐसे लिख रहे हैं यही वाला अपलोड हो जाएगा क्लास के नीचे, तो उसको आप लोग क्या करिए, ओपन करके नोट बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा चीजों को। लिखिए यहां पर सोर्सेस ऑफ वाटर, टॉपिक है सोर्सेस ऑफ वाटर, जल के स्रोत, जल के स्रोत। देखिए इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनता है, बट क्वेश्चन पूछा है, बहुत पूछा है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ वाटर, जल के स्रोत, इससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ लेगा कि निम्न में से सतही जल स्रोत कौन है, या निम्न में से सतही जल स्रोत नहीं है, ऐसे करके पूछता है। तो ऑप्शन 4 दिया होता है, उसी में से चूज करना पड़ता है। तो जब जानते रहेंगे तभी ना आप क्या करेंगे, लिख सकेंगे। देखिए सोर्सेस ऑफ वाटर, जल के स्रोत में अगर बात करें, जो भी हम लोग पानी यूज करते हैं, जो भी पानी, वो पानी हमारा आता कहां से है, क्या उसका स्रोत है, क्या सोर्स है, वही सोर्स हम लोग यहां पर समझेंगे। क्योंकि जैसे भी क्या है, इंडिया है, अपना भारत है, तो हम लोग ज्यादातर पानी जो है समरसिबल से लेते हैं पीने के लिए, मैक्सिमम यही केसेस होता है। बहुत सारे जो है अलग अलग कंट्री में नदियों से पानी पीने के लिए लिए जाते हैं, यहां भी पहले लिए जाते थे। इसी तरह से कहीं कहीं पर समुद्र में से पानी लिए जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट करके तब पीते हैं लोग। तो यानी कि जो पानी ले रहे हैं, कोई भी कंज्यूम कर रहा है पानी, तो कहां से उसको ला रहा है, कहां से ला रहा है, क्या उसका स्रोत है, क्या सोर्स है, उसी के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे दो तरह के क्या है, हमारे मेन सोर्सेस हैं। कितनी तरह के सोर्सेस हैं, दो तरह के यहां पर हमारे सोर्सेस हैं। पहला जो सोर्स है वो क्या है, सतही जल स्रोत है, यानी कि सरफेस सोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरफेस सोर्स बोलते हैं, सतही जल स्रोत है। और दूसरा हमारा जो है सब सरफेस जल स्रोत है। ठीक है, तो ये दोनों में हम लोग यहां पर डिटेल्स में थोड़ा सा देखेंगे। सरफेस सोर्स यानी सतही जल स्रोत, सरफेस सोर्स, सोर्सेस यानी कि इसको हम लोग सतही जल स्रोत कहेंगे, सतही जल स्रोत। नाम से ये दिख रहे होंगे आपको, सतही जल स्रोत का मतलब है कि ये जो है भूमि पर क्या है, सतह पर, यानी कि ग्राउंड सरफेस पर ये हमें दिखाई देते हैं। जब कोई वाटर हमारा क्या करता है, क्या करेगा, ग्राउंड पर दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा कोई सोर्स है जो ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है, सतह पर दिखाई दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सतही जल स्रोत कहेंगे, यानी कि ग्राउंड पर ये हमें दिख रहा है। जैसे नदियों से पानी अगर हम ले रहे हैं, तो नदियों क्या है, सतह पे है, उनसे दिखाई दे रहा है। क्या है, झील है, तालाब है, नहर है, ये सब क्या है, सतह पर है, और उन्हीं से हम लोग पानी क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं सरफेस सोर्स में। दूसरा यहां पर क्या है हमारा, सब सरफेस सोर्स। दूसरा क्या है, सब सरफेस सोर्स, सब सरफेस या फिर अंडरग्राउंड वाटर सोर्स, अंडरग्राउंड वाटर सोर्स। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, भूमिगत जल स्रोत, भूमिगत जल स्रोत। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहे हैं लेके। ठीक है, इंग्लिश बोले थे आप लोग से, मिक्स दोनों में पढ़ाएंगे। ठीक, अब इसमें यदि हम लोग यहां पर देखें, इसमें यदि देखें तो सरफेस और सब सरफेस में अगर आपको थोड़ा सा अगर डिफिनीशन लिखना हो तो लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं कि भूमि के ऊपर दिखाई देने वाला क्या है, जल स्रोत है। तो इसमें लिख सकते हैं आप, भूमि के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि हम लोग इसको देखते हैं भाई, दिखाई देता है सरफेस पर, तो ग्राउंड के ऊपर दिखाई देने वाले पानी के स्रोत, कैसे स्रोत हैं ये, सतही जल स्रोत कहलाते हैं या सरफेस सोर्स कहलाते हैं, सरफेस सोर्स कहलाते हैं, जो हमें क्या करते हैं, ग्राउंड पर दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी में यदि हम बात करते हैं कि ये सोर्स जो है, अगर हम लोग सतही जल स्रोत कहें, सतही जल स्रोत की जो पानी की मात्रा होती है वो किस बात पर निर्भर करती है, या कौन सा ऐसा चीज है जिन पर वो निर्भर करेगी, कौन सा,
सतही जल स्रोत का। देखिए भूमिगत जल स्रोत का जो पानी की मात्रा होती है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि भाई इसके बहुत सारे क्या हैं, अलग अलग वो हैं, ठीक है। क्योंकि अंडरग्राउंड पानी का बढ़ना बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा रहा हो, ठीक है, ऊपर से पानी इनफिल्ट्रेट होकर नीचे जा रहा हो, बरसात का ही पानी उसमें भी, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। इनकी क्वांटिटी को बढ़ाना, इनकी पानी की जो मात्रा होती है वो केवल केवल क्या होती है, रेनफॉल यानी कि वर्षा। यदि वर्षा ज्यादा होगी तो सरफेस सोर्स या क्या है, सतही जल स्रोत बढ़ जाएंगे। अगर बरसात नहीं होगा ज्यादा तो ये धीरे धीरे सूखना शुरू कर देते हैं, जैसे नदियां सूखना शुरू कर देंगी। तो ये जेईई में क्वेश्चन पूछा है कि पानी की मात्रा जो है या जल की मात्रा सरफेस सोर्स के लिए अगर बात करें तो ये किस पर डिपेंड करेगा, तो इसमें जरा सा नोट करिएगा कि ये रेनफॉल पर डिपेंड करता है। तो लिखिए कि सतही जल स्रोत की मात्रा या सरफेस वाटर सोर्स की मात्रा, सरफेस वाटर सोर्स की मात्रा, वाटर सोर्सेस की मात्रा रेनफॉल या फिर वर्षा पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजें पता होनी चाहिए कि जो है सरफेस वाटर सोर्स की मात्रा क्या है, रेनफॉल यानी वर्षा पर ज्यादातर निर्भर रहती है। क्यों? क्योंकि वर्षा जब होगा तभी क्या होगा, नदी में पानी आएगा, तालाब में पानी आएगा, नहीं तो धीरे धीरे सूखने लगेंगे, यानी उनकी क्वांटिटी कम होने लगेगी, ठीक है। तो ये है आपका सरफेस सोर्स यानी सतही जल स्रोत में। इसमें हम लोग अगर लिखेंगे, इसमें देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन जरा लिख लीजिए कि इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सब सरफेस सोर्स यानी अंडरग्राउंड वाटर सोर्स का, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर सोर्स में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये कैसा सोर्स है हमारा, जमीन के अंदर, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, नीचे से क्या करेंगे, हम लोग खोद कर निकालते हैं पानी को, ठीक है। तो ये ऐसा सोर्स जो हमें क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। तो यहां पर लिखिए ऐसा जल का सोर्स, ऐसा जल स्रोत जो हमें दिखाई नहीं पड़ता बल्कि इसको नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से ग्राउंड के ऊपर निकाला जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारा क्या है, सब सरफेस या अंडरग्राउंड वाटर सोर्स होता है, ये हमें दिखाई नहीं पड़ता, और ये हम क्या है, नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। कहेंगे सर आर्टिफिशियल तरीका तो देखे हैं हम, बट नेचुरल तरीका नहीं देखे। देखिए जहां पर ग्राउंड वाटर जो हमारा टेबल होता है यदि काफी ऊपर हो, अंडरग्राउंड वाटर जो टेबल है यदि काफी ऊपर रहता है तो वहां पर कुएं से पानी अपने आप बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो क्या हुआ, नेचुरल एक तरह से क्या है, तरीका है। और जहां पर हम लोग कुआं खोद लें या फिर समरसीबल डालकर जब पानी को बाहर निकालते हैं तो वो क्या है, आर्टिफिशियल तरीका है। जैसे झरना से जो पानी निकलता है ना, वो नेचुरल तरीका है। देखे होंगे पहाड़ों से पानी अपने आप निकल के गिरने लगता है, वो भी क्या है, सब सरफेस सोर्स है, लेकिन क्या है, वो नेचुरल एक तरीका है, और नेचुरल तरीके से पानी को बाहर निकाला जाता है। आई बात समझ में, क्लियर है? ठीक, नोट कर लीजिए इसको। फिर इन दोनों में अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सरफेस सोर्स का जो भी स्रोत है उनको देख लेते हैं अलग अलग, और सब सरफेस में कौन कौन से उनको भी अलग अलग देख लेते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो अब हेडिंग डालेंगे आप, सरफेस सोर्स सतही जल स्रोत, इसमें कौन कौन से हैं और एक एक करके समझते हैं।
उसके बाद फिर हम लोग सब सरफेस पर चलेंगे, फिर एक एक को देखेंगे, एक एक को समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिटेल्स में चलेंगे, थोड़ा सा गहराई पर, तब जाके चीजें समझ में आएंगी। नोट करिए, हेडिंग डालिए, सरफेस सोर्स, सरफेस सोर्स, ठीक है। तो पहला इसमें देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहला लिखिए इसमें रिवर, पहला कौन सा सोर्स है, रिवर, रिवर्स या फिर नदियां, ठीक है। और नदियों में क्या होती है, धाराएं होती हैं, इसीलिए इसी में हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स यानी कि धाराएं। कोई भी नदियां हैं, कोई भी नदियां हैं, उन नदियों में छोटी बड़ी धाराएं हमेशा रहती हैं, छोटी बड़ी धाराएं स्ट्रीम्स हमेशा रहेंगी नदियों में। दूसरा है, अभी हम इन सब का चित्रीय रूप में अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। जेई में इन्हीं से बस पूछता है, डायरेक्टली पूछ लेता है, इनका कोई डेफिनेशन वगैरह से नहीं पूछता, बस कंटेंट चीजें से देखा जाता है। दूसरा है आपका लेक्स, दूसरा क्या है, लेक्स यानी कि झील। झील में भी हमारी दो तरह की झीलें होती हैं, एक नेचुरल झील होती है और एक आर्टिफिशियल झील होती है, वो भी अभी हम लोग डिटेल्स इसमें थोड़ा समझेंगे। तीसरा है आपका यहां पर पॉन्ड यानी कि तालाब, पॉन्ड यानी कि तालाब। देखिए झील और तालाब देखने में एक ही जैसा लगते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस की बात करें कि तालाब में पानी कैसे आएगा और झील में पानी कैसे आएगा, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और अगर यदि बात करें एरिया के हिसाब से, तब पर भी डिफरेंस है, लेकिन अगर देखने में बात करें तो दोनों एक ही जैसा दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। चौथा की अगर बात करते हैं, यहां पर यह है हमारा रिजर्वायर है, रिजर्वायर है, रिजर्वायर या फिर इसको हम लोग डैम भी कह सकते हैं, बांध, ठीक है। बांध वगैरह जो, या बांध, जलाशय या बांध बोला जाता है, जलाशय या फिर बांध बोला जाता है। जब बांध आप बनाते हैं तभी पूरा पानी भरता है, ठीक है। पांचवा इसमें लिखिए सोर्स में, इसमें यह है आपका सी वाटर, सी वाटर है यानी कि समुद्री जल, समुद्री जल। उसके बाद छठवां है आपका कैनाल, कैनाल यानी कि नहर, कैनाल यानी कि नहर, नहर, ठीक है। और सतवां है आपका यहां पर स्टोर्ड रेन वाटर, स्टोर्ड रेन वाटर, ठीक है। संचित वर्षा जल, ठीक है, संचित वर्षा जल। चलिए आइए एक एक करके समझते हैं जरा सा। पहले तो इन तीनों को तो हम अभी समझ लेंगे बाद में, अभी जस्ट रिवर, नदियां भी देख लेंगे, लेक और ये तालाब, इनके बारे में थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें से ना थोड़ा सा गहराई में पूछता है। अभी हम लोग रिजर्वायर यानी डैम की पहले बात करें, फिर उनकी बात करेंगे। रिजर्वायर या डैम क्या है पहले देखिए। जो हमारी नदियां होती हैं, नदियों से क्या होता है, हमारा पानी बहता रहता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे इधर से कोई ऐसे बड़ी नदियां ऐसे निकली हैं, गई हैं इस तरफ, ठीक है, ऐसे नदियां जाती हैं, ठीक। अब ये नदी ऐसे पानी जाता रहता है, तो आसपास से भी क्षेत्रों से पानी ऐसे नदियों में आता है, आसपास के क्षेत्रों से जो है पानी क्या होता है, नदियों में आता है, ठीक। अब यहां पर हम ये कहें कि नदियों का जो फ्लो है, अगर आप इधर से इधर समझिए, ऐसे पानी इधर से इस तरफ जा रहा है, हम डैम क्या करें, यहीं पर डैम बना दे, ऐसे क्या करें, डैम बना दे, क्या करें, बांध या फिर यहां पर डैम बना देते हैं। जैसे आप यहां पर डैम बनाएंगे, एक अवरोध यहां पर एक दीवार खड़ी कर देते हैं नदी के बीच में, उसको डैम हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर खड़ी करने की वजह से क्या होगा कि जो इधर से पानी का फ्लो था, आ रहा था, वो यहां पर पूरा ऐसे भरने लगेगा क्षेत्र में, और आसपास के क्षेत्रों से जो पानी है, गांव से पानी है, वो भी नदी में आता है, ठीक है। तो यहां पर पानी पूरा क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, ढेर सारा पानी। और इस पानी को जो है, जैसे अभी बरसात हुआ था, आसपास का पानी नदी में आया, लेकिन जब बरसात नहीं होता है तो आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है वहां पर, तो फिर यहां से नहर बनाया जाता है, नहर का निर्माण किया जाता है, और नहर का निर्माण करके यहीं से नहरें निकाली जाती हैं,
और इस प्रकार से फिर आसपास के खेतों में क्या होती है, सिंचाई की जाती है। तो पानी हम लोग जलाशय के माध्यम से भी ले लेते हैं, जलाशय से आप पीने के लिए भी ले सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करके पी भी सकते हैं, या फिर किसी भी काम के लिए उपयोग में ले सकते हैं। नहर जो यहां पर बात करें, अगर नहर की देखिए बात करते हैं तो नहर जो हमारा यहीं से निकलता है, नहर नदी से ही, ठीक है, यहां पर जो डैम बना होगा वहीं से नहर क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और नहर का पानी क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं सिंचाई वगैरह के लिए। यहीं से हमारा डैम का जो पानी होता है यूज किया जाता है किससे, बिजली उत्पादन के लिए, जो कि देखे होंगे टरबाइन पर पानी गिरा के बिजली उत्पादित किया जाता है। तो यानी कि सारा का सारा जो पानी है ये यूज किया जा रहा है। पीने के अगर उद्देश्य से देखें तो यहीं से हम लोग पीने के लिए भी ले सकते हैं, नहर से भी पीने के लिए ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि रिजर्वायर, डैम, जलाशय समझ में आ गया। पूरा का पूरा पानी यहां पर इकट्ठा हो जाता है रिजर्वायर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इधर, फिर इसको हम लोग यहां पर जलाशय बोलेंगे या फिर बांध बोलते, बांध तो है ही है, और ये जलाशय पूरा हो जाता है, पानी यहीं पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब बात करें समुद्री जल की, तो समुद्री जल आप लोग देख ही रहे हैं, जो समुद्र में पूरा पानी भरा हुआ है वो बहुत ही खारा होता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट करके पिया जाता है। जैसे अभी बात करें दुबई में, सऊदी अरब में, कुवैत में, इन सब जगहों पर यही पानी सी वाटर ही उसको अच्छे से फिल्टर किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर पीने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैनाल आपने देख ही लिया। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें, अगर स्टोर्ड रेन वाटर, संचित वर्षा जल। संचित वर्षा जल ये कैसे सरफेस सोर्स में आएगा, देखिए जब बरसात होता है तो वर्षा का पानी घरों के ऊपर, भाई देखे होंगे आपके जो छत है उसमें पूरा पानी भर जाता है, तो बड़े बड़े सिटियों में क्या होता है ना कि उस पानी को स्टोर कर लिया जाता है, नीचे टैंक बना होता है, बरसात का पानी ऊपर टैंक से गिरा और नीचे स्टोर कर लिया गया। बाद में उस पानी को फिल्टर करके या फिर डायरेक्टली भी, जैसे फ्लशिंग के लिए यूज कर सकता है, वो करते हैं लोग, गाड़ियां धुलने के लिए यूज करते हैं, पार्किंग वगैरह में जो है सिंचाई वगैरह करने के लिए, फूल बागीचे हैं तो सिंचाई करने के लिए उपयोग करते हैं, यानी इन सब अन्य उपयोग के लिए हम लोग स्टोर्ड रेन वाटर का यूज करते हैं। तो ये भी क्या है, भले बरसात हुआ और स्टोर कर लिए, स्टोर करने के बाद स्टोर्ड रेन वाटर, यानी पानी को जब हम स्टोर किए, स्टोर करने के बाद सतह पर वो पानी है भी, उपलब्ध है, देख भी रहे हैं, और फिर उसका हम लोग उपयोग करते हैं। पीने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, बस ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ट्रीटमेंट इसका उपचार करके पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये टोटल हमारे अगर बात करें तो इस प्रकार से ये चारों रिजर्वायर है, सी वाटर है, कैनाल है, स्टोर्ड रेन वाटर, इस तरह का पानी हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर रिवर यानी कि नदियां, यानी कि स्ट्रीम या धाराएं। जब भी आप नदी की बात करेंगे तो नदी में क्या होती, बहुत बड़ी बड़ी नदियां होती हैं और उसमें दो धाराएं जरूर होंगी, एक बड़ी धारा, एक छोटी धारा। मैं आपको यहां पर चित्र के रूप में दिखाता हूं कि बड़ी धारा और छोटी धारा कैसे यहां पर आपको देखिए। आप बहुत सारे लोग देखे होंगे बड़ी धारा, छोटी धारा, बहुत लोग नहीं देखे होंगे। ठीक है, बहुत जरूरी है समझना कि बड़ी धारा और छोटी धारा है क्या। देखिए जैसे यहां पर हमारी ये नदियां हैं, ऐसे नदी होती है, देखिए हैं आप लोग ऐसे। ठीक है, अब इस नदी में आप देखिए मेन धारा कहां से है, जो पानी का बहाव है, वो पानी का बहाव आप देखेंगे इस तरफ से पानी का बहाव है और इस तरफ पानी बहते हुए आगे की तरफ ऐसे जा रहा है, यानी पानी इस तरफ से बहते हुए जा रहा है। तो जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज, यही वाली हमारी क्या है, बड़ी धाराएं हैं। कौन सी धाराएं हैं, ये बड़ी धाराएं हैं। बड़ी धाराओं को हम लोग क्या कहते हैं, मेन जो है स्ट्रीम बोलते हैं, या फिर मेन स्ट्रीम्स, यानी कि यही बड़ी धाराएं जिसमें से पानी बहता रहता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग रिवर बोल रहे हैं, यानी कि नदी बोल रहे हैं, यानी रिवर में पानी बह रहा है। और रिवर में क्या होती है, बड़ी धाराएं होती हैं, इसमें छोटी धाराएं भी होती हैं। कौन सी, छोटी धाराएं भी होती हैं। ठीक है, धाराएं यानी स्ट्रीम्स, छोटी धाराएं जो हैं ये क्या होती, जगह जगह से निकलती हैं, या फिर नदी से भी निकलकर किसी और जाती हैं और फिर आगे आके नदी में मिल जाती हैं। जैसे ऐसे बड़ी सी नदियां ऐसे जा रही हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर सिर्फ धारा आके मिलती ही है, नदी में धाराएं मिलती भी हैं और नदी में धाराएं नदी से निकलती भी हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इसी जैसे नदी हमारी बह रही है और इसी में से ऐसे पतली सी एक धारा निकलेगी और आगे जाके फिर मिल जाएगी, और इनके बीच में ना यहाँ पर ग्राउंड होगा, हो सकता है कोई एक आध गांव भी हो पूरा, तो गांव भी एक आध बसा हो,
तो ये क्या है, छोटी धाराएं हैं, इसमें पानी का बहाव उतना तेज नहीं होता। लेकिन बड़ी धाराओं से भी पानी को लिया जाता है, इससे भी लोग पानी को क्या करते हैं, लेते हैं, यूज करते हैं, पीने के लिए भी यूज करते हैं। छोटी धाराओं से भी पानी लेते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी इस समय ना आपको विश्वास नहीं होगा कि सर नदी से पानी लेके कोई पीता है। पहले के टाइम पर लोग पीते थे, ये जेन्युइनली है कि पानी उपलब्ध नहीं था तो लोग नदी का पानी लाके उसी से खाना पकाते थे, उसको पीते भी थे, तब बहुत साफ भी था। आज के समय में तमाम जो है फैक्ट्रियां हैं, इसकी वजह से जो उनका वेस्टेज वाटर है वो पूरा नदी में जाके मिक्स होता है, इसीलिए नदियां गंदी हो गई हैं। ठीक है, तो ये पानी यूज किया जाता है। एक सबसे अच्छी बात यह है नदियों में कि नदी का जो पानी होता है ये एक तरह से कह रही है कि यह स्वशोधी होता है, यानी अपने से ही पानी को क्या करता है, ये उपचारित कर लेता है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट कर देता है, अपने से ही बहते हुए साफ हो जाती है नदियां। तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है नदियों का। ठीक है, और इसमें धाराएं हमेशा छोटी बड़ी दो आपको दिखेंगी ही दिखेंगी, और स्ट्रीम्स भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, चाहे रिवर लगा हो चाहे स्ट्रीम्स या धाराएं लगी हो, ये सभी सरफेस सोर्स के ही अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो थोड़ा सा हम लोग यहां पर ये चीजें लिख लें, रिवर के बारे में ये थोड़ा सा लिख लें, तो हेडिंग डालिए रिवर के बारे में थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, रिवर्स यानी कि नदियां, रिवर्स जो अभी समझाए हैं यही आपको थोड़ा सा लिखना है, रिवर्स यानी कि नदियां। सीक्वेंस वाइज चलते रहिए, सीक्वेंस वाइज चलते रहिए। ठीक है, रिवर्स यानी कि नदियां। अगर इसमें ये बात करें तो ये कैसी धाराएं हैं, ये बड़ी धाराएं, बड़ी धाराएं, बड़ी धाराएं होती हैं। बड़ी धाराओं में से, बड़ी धाराओं में से या स्ट्रीम्स में से, ठीक है, स्ट्रीम्स जिसको बोलते हैं, में से छोटी धाराएं भी निकलती हैं। छोटी धाराएं निकलती या फिर मिलती हैं, निकलती या मिलती भी हैं। ठीक है, निकलती या फिर मिलती भी हैं, ऐसा भी होता है। ओके, और इसमें एक बात यह है कि ये जो है इनका प्रवाह क्या होता है, लगभग कंटिन्यूअस होता है, ऐसा नहीं कहीं जाकर रुक जाती है, पानी फ्लो होता रहता है। तो ये भी इसमें, और ये मौसमी नदियां होती हैं। मौसमी की मतलब है कि गर्मी के टाइम पर ये ना काफी ज्यादा इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, बरसात के मौसम में पानी की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। तो इसमें लिखिए कि इनका प्रवाह यानी कि फ्लो, इनका प्रवाह यानी कि फ्लो सतत यानी कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एवं सतत यानी कंटिन्यूअस एवं मौसमी होता है, मौसमी होता है। जितनी पॉइंट चीजें आपको लिखवाते हैं उनको नोट करते चलिए, हर जगह थ्योरी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ जगहों पर थ्योरी मिलेगी जो कि वो सही रहेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा ये स्रोत है किसका, पब्लिक वाटर सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत है। कहीं भी पूरे अगर बात करें जहां पर नदियां होंगी, जितने क्षेत्रों से होके जाएंगी उन सभी क्षेत्रों के लोग इस जल का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि सबसे बड़ा ये पब्लिक वाटर सप्लाई स्रोत है। तो ये भी लिखिए कि यह पब्लिक वाटर सप्लाई का, पब्लिक वाटर सप्लाई का मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, मुख्य स्रोत होता है, लिखिए। ठीक है, और इसका क्या अगर बात करें तो ये जो है स्वशोधी है, यानी कि अपने से पानी को ट्रीटमेंट कर लेता है। तो ये भी लिखिए, ये स्वशोधी, स्वशोधी, ये स्वशोधी, या लिखिए इनमें, लिखिए ऐसा लिखिए, इनमें स्वशोधी क्षमता होती है, इनमें स्वशोधी क्षमता होती है, अपने से ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं, क्षमता
होती है नदी में, ये खास बात है नदियों की, ठीक है। और इसका जो क्वालिटी होता है ना पानी का, वो विश्वासी नहीं है। हम ये विश्वास के साथ नहीं कर सकते कि नदी का पानी एकदम क्या होगा, साफ होगा, कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, तमाम फैक्ट्रियों वगैरह का पानी आके मिक्स होता रहता है। तो लिख लीजिए इसमें, ठीक है। और नदी के पानी के साथ साथ अगर देखिए फ्लुएंट साथ साथ, क्योंकि इसमें सिल्ट होता है, बालू रहता है, क्ले रहता है, ये सारी चीजें इसमें विद्यमान रहती हैं। तो इसको भी लिख लीजिए जरा कि रिवर वाटर की क्वालिटी विश्वासी नहीं होती। रिवर वाटर की क्वालिटी विश्वासी नहीं होती है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या रहता है, सिल्ट होता है, क्या रहता है, सिल्ट रहता है, क्ले रहता है, ठीक है, सैंड रहता है, सिल्ट, सैंड, ठीक है, और सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होते हैं। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, कुछ अशुद्धियां होती हैं, ये अभी पढ़ाएंगे आगे, होती है, इसीलिए शुद्ध नहीं होती, ठीक है, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। और ये दूषित क्यों होती हैं, दूषित होने का रीजन है, बार बार ये शुद्ध होंगी अपने आप, लेकिन दूषित हो जाएंगी, जैसे अगले शहर में आएगा उन शहर का इसमें गंदा पानी चला जाता है। तो सीवेज के डिस्पोजल का अगर बात करें, सीवेज के डिस्पोजल का जो यहां पर अगर बात करते हैं, जो डिस्पोजल है, सीवेज डिस्पोजल के कारण ये पुनः जो है दूषित हो जाती है, कारण रिवर वाटर पुनः दूषित हो जाता है, ये बहुत ज्यादा इसमें जो है एक कमी है, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर इसका पानी आजकल लोग नहीं उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी हो गया, नोट कर लीजिए। तो एक डिस्चार्ज की बात करें, जिस नदी का डिस्चार्ज कितना होगा कि वो ज्यादा पीने के लिए रहेगा या पीने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं। देखिए किसी भी रिवर का यदि डिस्चार्ज रेट 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो समझिए कि उस नदी का जो ट्रीटमेंट है वो अपने आप होता चला जाएगा, क्योंकि पानी वहां पर क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे नदियों का पानी हम लोग यूज में जो है कर सकते हैं, यानी यूज कर सकते हैं ऐसे नदियों का पानी जिसका क्या हो, डिस्चार्ज रेट ज्यादा हो। उससे क्या होता है कि वो अपने आप ट्रीटमेंट करता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये भी पॉइंट नोट करना है, अभी एक पॉइंट और नोट करना है, इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए।
आ गया अब वॉइस, ठीक है, वॉइस आ गया, ठीक। चलिए, तो यहां पर मैं ये बता रहा था कि यहां तक आपका हो गया है, और सभी लोग जो है क्लासेस का फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्लासेस का फीडबैक देने से क्या होता है कि ये जरूर पता चलेगा क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ, जब भी आप जेईई की तैयारी करिए, हैंड रिटन जरूर नोट्स बनाइए, अपने हाथ से खुद लिखिए। नोट्स तो अपलोड होगा ही, ऐसी बात नहीं है, बट अगर आप लोग हाथ से लिखते तो चीजें याद रहेंगी। जितना मैंने इसमें कंटेंट बता दिया, इतना डिप्लोमा में भी नहीं बताया जाता कि क्या डिस्चार्ज रेट होना चाहिए नदी का, वो क्या उसमें ऐसी विशेषताएं होती हैं नदियों में, वो सारी चीजें आपको यहां पर एक एक करके एक एक पॉइंट समझा दिए हैं, ठीक है। और ये भी आपको पॉइंट बता दिए कि जो सरफेस वाटर होता है, सरफेस वाटर की जो क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी क्या होती है, वो वर्षा जल पर निर्भर करती है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। बाकी जो सरफेस सोर्स है, 7 सोर्स हैं, अभी 2 इसमें से और बताने हैं, लेक और पांड, ठीक है। लेक और पॉन्ड यानी तालाब, झील, अभी मैं इसको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और कल से आपकी क्लास थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगी, एक आधे घंटे और बढ़ा लेंगे, तो 1.5 घंटे करके चलाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप पॉइंट सभी नोट करिएगा अच्छे से, और हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइए। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।